माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने पिछले वाले क्लास में आप लोगों को इंग्लिश इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत किए थे। आज हमारा उसी इंग्लिश इंट्रोडक्शन का अगला पार्ट होगा और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कॉपी बना के एक ऑर्डर में आप उसको नोट डाउन करते हुए चलें, जिससे अगर वो चीजें एक ऑर्डर में रहेंगी तभी मेरी गारंटी है कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आप ऑर्डर का ध्यान नहीं रखोगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, जहां पर मैंने कल क्लास को छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखें, मैंने कल बताया था कि अगर आप देखोगे इंग्लिश को तो सबसे छोटा उसमें क्या नजर आएगा? लेटर नजर आएगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को देखोगे तो उसमें सबसे छोटा लेटर ही नजर आएगा। और अगर आप उसको थोड़े से और बड़े पैमाने पे देखोगे तो अगला हमारा क्या नजर आएगा? वर्ड नजर आएगा। और फिर देखोगे और बड़े तौर पर देखोगे तो आपको एक और नजर आएगा जिसका नाम है सेंटेंस। ठीक है भाई, कल हमने इसके बारे में बातचीत कर लिया था और हमने ये भी जाना था कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट हम इसको जोड़ते हुए यहीं से चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर होते हैं। तो मैंने बताया था कि 26 लेटर्स होते हैं। और क्या केवल यही 26 लेटरों से इतनी बड़ी लैंग्वेज चल जाएगी? क्या नहीं, बल्कि हमने आपको ये भी बताया था कि यही 26 लेटर 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं। यानी कि केवल 26 लेटरों से हमारा काम नहीं चलेगा, बल्कि 44 साउंड भी क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। यहां तक बातचीत हमारा हो चुका था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज, अगर लेटरों की बात की जाए तो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज केवल 26 लेटरों से बना है। और अगर साउंड की बात की जाए तो ये 44 साउंड से बना है। आज हम बातचीत करेंगे कि ये पूरी अंग्रेजी कितने प्रकार के वर्डों से मिलकर बना है। तो हम आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी जो इंग्लिश है ये 8 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। अभी एग्जाम्पल से भी हम आपको ये दिखाएंगे। चलें, जैसे पहला देखें, ऑर्डर का इसमें कोई मायने नहीं रखता कि ऑर्डर में लिखा जाए, लेकिन चलिए मैं ऑर्डर नहीं बना रहा हूं, ऐसे लिख दे रहा हूं। तो पहला है हमारा नाउन और दूसरा हमारा वर्ड है प्रोनाउन और तीसरा वर्ड है हमारा वर्ब और चौथा वर्ड है हमारा एडवर्ब और पांचवा है हमारा एडजेक्टिव। मैं फिर से कह दे रहा हूं, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता। आप चाहो तो एडवर्ब को यहां लिख दो, प्रोनाउन को यहां लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं है। एडजेक्टिव के बाद हमारा अगला वर्ड होगा प्रीपोजिशन और नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंजक्शन। यहां पे रुक जाएंगे। कुछ लोगों को कंजक्शन की स्पेलिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, आज भी वो गलत ही जान रहे होंगे। तो देखिए ध्यान से, कंजक्शन की स्पेलिंग CONJUNCTION होता है, बल्कि जे के बाद ECT करके नहीं होता है। और अगला हमारा है
इंटरजेक्शन। ठीक है भाई, देखें आपकी ये कितने वर्ड हो गए, 8 वर्ड हमारे हो गए। और हमने कहा ये पूरा का पूरा जो इंग्लिश है इन्हीं 8 प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। यानी कहने का ये मतलब है, कहीं पर इंग्लिश लिखा है, कितना भी ज्यादा इंग्लिश लिखा है, तो आप देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा भी कि चाहे 20 पेज 50 पेज कुछ भी, कितना भी पेज अगर इंग्लिश लिखा है, आप देखेंगे वो केवल इन्हीं 8 प्रकार के शब्दों से ही मिलकर बना होता है। ठीक है भाई, या तो वो शब्द नाउन का होगा, या प्रोनाउन का होगा, या वर्ब का होगा, या एडवर्ब का होगा, या एडजेक्टिव का, या फिर प्रीपोजिशन, या फिर वो शब्द कंजक्शन का होगा, या फिर हमारा इंटरजेक्शन का होगा। नवा किसी प्रकार का नहीं होगा। ठीक है भाई, और अगले वाले क्लास में मैं फिर बताऊंगा कि पूरी अंग्रेजी कितने प्रकार के सेंटेंसों से मिलकर बनी है, तो देखेंगे जरा। तो ठीक है भाई, अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं कि सर ये नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सब क्या होते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं ये सब क्या होता है। तो चलिए मैं लिख दूं, सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं नाउन। ये नाउन क्या होता है, ये नेमिंग वर्ड होते हैं। कौन से वर्ड होते हैं, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है सर जी, मतलब अगर कहीं पर भी इंग्लिश लिखा है, अगर उस इंग्लिश वाले वाक्य में ऐसा कोई शब्द आया है जो इस दुनिया में किसी भी चीज का नाम है, और वो इस दुनिया में किसी भी चीज का वो अगर नाम है, तो वही वर्ड को हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड कहते हैं, और उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं नाउन की। ठीक है भाई, समझ चुके नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, नाउन। और अगला हमारा है प्रोनाउन। ये क्या होता है, ये इसका मतलब होता है, ये रिप्लेसेज नाउन। रिप्लेसेज नाउन, चलिए समझाते हैं। ये जो प्रोनाउन होता है, ये उस इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, नाउन को हटा के उसकी जगह पर खुद आ जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, प्रोनाउन के। ठीक है, अगला हमारा है वर्ब। ये क्या होता है, ऐसे वर्ड है जिनसे हमें किसी का एक्शन होने का पता लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना है। फिर मैंने लिखा एडवर्ब। ये क्या होता है, क्वालिफाइज आ वर्ब। यानी ये एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कोई वाक्य दिया गया हो, अगर उसमें वर्ब हो तो ये वर्ब के बारे में क्या बताते हैं, विशेषता बतलाते हैं। यानी वर्ब को क्या करते हैं, क्वालिफाइज करते हैं। क्वालिफाइज का मतलब होता है विशेषता बतलाना। यानी अगर कहीं इंग्लिश का वर्ड, इंग्लिश का सेंटेंस कोई लिखा गया है और उसमें अगर वर्ब है, और वर्ब के बारे में अगर जो कुछ बताएगा, उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, एडवर्ब के। अब हम अगली बात कर लें कि सर एडजेक्टिव क्या होता है। इनका काम होता है क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। यानी ये एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये इनका काम ये होता है कि अगर वाक्य में नाउन या प्रोनाउन होगा,
और उस नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर कोई वर्ड विशेषता बतलाएगा तो उस वर्ड को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? एडजेक्टिव के। ठीक है भाई, किसके अंतर्गत रखेंगे? एडजेक्टिव के। अगला हमारा देखें, हमने लिखा प्रीपोजिशन। ये क्या होता है? प्रीपोजिशन क्या करता है? डिटरमाइंस पोजीशन। अभी हम इनको संक्षेप में समझ रहे हैं और काफी बड़े पैमाने पे अभी इसके बाद हम लोग सीखेंगे एक एक करके। हमने कहा प्रीपोजिशन क्या होता है? इनका काम होता है डिटरमाइंस पोजीशन, यानी वाक्य में आप देखेंगे तो दो नाउन या प्रोनाउन होंगे, ये उनके स्थिति को क्या करते हैं? डिटरमाइंस करते हैं। डिटरमाइंस का मतलब होता है सुनिश्चित करना या उनको निश्चित करना कि ये यहीं पर ही रहेंगे। ठीक है भाई, हो गया। अब हमारा अगला वर्ड होगा, चले इसको मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूं, कंजक्शन। ये क्या होते हैं? कंजक्शन क्या होते हैं? ये होते हैं आपके ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये कौन से वर्ड होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं। ज्वाइन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे भी आपको वर्ड दिखेंगे जो दो शब्दों को जोड़ देंगे या फिर दो वाक्यों को जोड़ेंगे। इनको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। उन शब्दों को क्या बोलते हैं हम? कंजक्शन। और उसी इंग्लिश में आपको एक चीज और भी दिखेगा जिसका नाम है इंटरजेक्शन। ये क्या होता है सर? इंटरजेक्शन इनका काम है एक्सप्रेस, मतलब ये किसको दिखाते हैं, किसको दर्शाते हैं? ये दिखाते हैं जैसे हमारा सौरो हो गया, सौरो दिखाना हो, दुख दिखाना हो, या फिर सरप्राइज दिखाना हो, या फिर जॉय दिखाना हो, इटसी। यानी इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो उस इंग्लिश भाषा में देखेंगे दुख को दिखाएगा या किसी आश्चर्य को दिखाएगा या फिर जॉय को दिखाएगा। ऐसे ही और भी चीजें हैं जिनको इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करता है। तो चलिए एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। मैंने क्या क्या कहा? मैंने ये कहा था कि पूरी इंग्लिश तो 26 लेटरों से बनी है, और अगर उससे बड़े अगर मैं वर्ड की बात करूं तो पूरा इंग्लिश 8 प्रकार के वर्डों से बना है, और जिसका नाम है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और हमारा इंटरजेक्शन। अब ये क्या क्या होते हैं इनको हम समझ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था अगर इंग्लिश का कोई वाक्य लिखा हो, अगर उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द दिया गया हो जो किसी भी चीज का नाम हो तो उसको हम कहते हैं ये शब्द नाउन है। और अगर कोई इंग्लिश का वाक्य दिया गया है उसमें ऐसा वर्ड आया है जो नाउन को हटा के उसके जगह पर अपना प्रयोग हुआ है तो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। और अगर वाक्य में मुझे क्रिया दिखाई दे तो उसको हम क्या कहेंगे? ये वर्ड किसके अंतर्गत आएगा? वर्ब के। और अगर वाक्य में मैंने ये देखा कि वर्ब के बारे में कुछ और भी बताया गया है, जैसे कि मैं चलता हूं, चलना वर्ब है, और चलने को और बताया गया है कि तेज तेज चलते हैं, तो यानी जो तेज तेज शब्द है
ये वर्ब के बारे में और भी बता रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। इसका काम होता है, अगर एक इंग्लिश का वाक्य दिया गया है और उसमें नाउन और प्रोनाउन शब्द हैं और आप देखेंगे नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर कुछ और भी जानकारी दिया नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ और भी जानकारी अगर दी जाएगी तो वो शब्द हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, एडजेक्टिव के। प्रीपोजिशन क्या होता है, डिटरमाइंस पोजीशन। इनका काम होता है कि दो नाउन या प्रोनाउन है, ये उनके बीच के पोजीशन को दर्शाते हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है। ठीक है, हम लोग परेशान नहीं होना है, हम लोग और विस्तार से भी इसको अभी समझेंगे। अगला, आपको उसी इंग्लिश में आपको कंजक्शन भी दिख जाएगा। ये सर जी ये कौन से, ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड का मतलब क्या है, आप देखोगे तो ये दोनों वर्ड को जोड़ देंगे या फिर कोई सेंटेंस होगा उसको भी ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और वहीं पर आप देखोगे तो इंग्लिश में ऐसे भी शब्द दिखाई देंगे जो सौरों को, जिनसे सौरों का भाव व्यक्त होता है, सरप्राइज का भाव व्यक्त होता है या फिर जॉय का भाव व्यक्त होता है। तो ऐसे शब्दों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, इंटरजेक्शन की। समझ चुके होंगे अब। चले भाई, अब मैं आपको दिखा दूं कि कैसे कैसे मैं ये कह रहा था। तो चलिए देखते हैं भाई। कोई भी इंग्लिश लिखा जाए, वैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, मैंने लिखा वाओ। आप लोग इसको भी साथ साथ लिखते हुए चलोगे। वाओ, माय न्यू हाउस इज वेरी बिग एंड it is situated near the ताज महल। ठीक है भाई, मैंने एक वाक्य लिख दिया। एक मिनट, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे यहां अभी थोड़ा सा दिखाना होगा। चलिए, ठीक है, मैंने एक वाक्य लिख दिया, वाओ माय न्यू हाउस इज वेरी बिग। वाओ, मेरा नया घर बहुत ही अच्छा है और यह कहाँ स्थित है, ताजमहल के पास में ही स्थित है। ये कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। अब हम आपको दिखाएंगे कि यही इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज हो, आप देखोगे वो केवल 8 प्रकार के शब्दों से ही मिलकर बना है। तो सबसे पहले वाओ, बताओ आप इससे क्या व्यक्त हो रहा है। मैंने कहा वाओ, बताइए इससे क्या व्यक्त हो रहा है, जॉय व्यक्त हो रहा है ना। तो इसको हम किसका नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे इंटरजेक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। क्या है भाई, ये इंटरजेक्शन है। ठीक है भाई, अब हाउस क्या होता है, हाउस क्या होता है, हाउस एक बिल्डिंग होता है, उसका नाम होता है। तो यानी कि नाम है तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, नाउन होगा। ठीक है भाई, अब हमारा अगला एक और भी वर्ड है न्यू। ये क्या बता रहा है, इस नाउन के बारे में ही तो कुछ बता रहा है। घर कैसा है, नया घर है, पुराना घर है, छोटा घर है, बड़ा घर है। तो नाउन के बारे में ही तो बता रहा है। और मैंने अभी बताया आपको, जो नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, नाउन की विशेषता बतलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। उनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं।
अगला देखेंगे, ये हमारा इज क्या है? इज हमारा है वर्ब। इज हमारा क्या है? वर्ब। मैं ये अगले वाली क्लास में आपको अच्छे से समझाऊंगा ये कैसे वर्ब है। ठीक है भाई। अब मैं बात कर रहा हूं इस वर्ड का, इस बिग वर्ड के वर्ड की मैं बात कर रहा हूं। बताओ जरा, ये भी वर्ड है, इस नाउन के बारे में ही कुछ बता रहा है, तो यह भी हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? यह भी हमारा होगा एडजेक्टिव। बिल्कुल। और जो बेरी होता है, आगे आपको बताया जाएगा, ये जो बेरी होगा ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, और इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे? एडवर्ब। आगे चलकर आपको बताया जाएगा कि जो एडवर्ब होता है वो केवल वर्ब के बारे में नहीं बल्कि एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता सकता है। इतना नहीं बल्कि ये एडवर्ब अपने खुद एडवर्ब के बारे में भी कुछ ना कुछ विशेषता बतला सकता है। चलें, अब देखिए एंड है, ऊपर वाले लाइन को नीचे वाले लाइन को जोड़ रहा है, तो ये जो एंड है इसको हम क्या नाम देंगे? जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? कंजक्शन। मैं छोटा लिख दे रहा हूं, आप लोग देखेंगे ध्यान से। ठीक है भाई। और बताइए जरा, इट मिला है, इट है। अब बताइए क्या यहाँ इट किसके स्थान पर आया है? ये माय न्यू हाउस के स्थान पर तो आया है, और ये नाउन है, और नाउन के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और ये हमारा क्या है? ये भी हमारा वर्ब है, और वर्ब मैं बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब है ये। और सिचुएटेड क्या है? ये हमारा ये भी वर्ब है, और वर्ब में ये कौन सा वर्ब है? आगे चलकर सारी बातें समझ में आएंगी। ये वो है हमारा मेन वर्ब। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब ताजमहल किसी बिल्डिंग का नाम है, तो ये ताजमहल शब्द भी हमारा क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है। और ये नियर है, और हमारा एक वर्ड और है नियर। ये क्या हमें शो कर रहा है? मैंने कहा ये एक शब्द यहां है नाउन ताजमहल, और एक शब्द है हाउस। इनके दोनों के बीच के पोजीशन को बता रहा है। मतलब पोजीशन का मतलब ये घर कहां है? क्या ताजमहल के सामने है, पीछे है, कहां है? तो ये बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि ना 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 इधर उधर नहीं है बल्कि पास में है। तो इस पार्ट ऑफ स्पीच का नाम होगा प्रीपोजिशन। इसका नाम होगा क्या? प्रीपोजिशन। अब एक चीज और भी बचते हैं, जो जैसे माई बच रहा है हमारा, और हमारा ये दा भी बच रहा है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये जो माई है ये भी एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन एडजेक्टिव में हम एक टाइप रखते हैं जिसका नाम है डिटरमिनर। डिटरमिनर। और ये भी हमारा क्या होगा? जिसको हम आर्टिकल कहते हैं, लेकिन अभी हम इसको लिख ले रहे हैं डिटरमिनर। ठीक है भाई। तो आप देखें ध्यान से, मैंने ये कहा कि पूरी की पूरी इंग्लिश को कितना भी ज्यादा इंग्लिश लिखा हुआ हो, तो ये केवल बस 8 प्रकार के शब्दों से ही मिलकर बना होता है। या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या उसमें वर्ब होंगे, या एडवर्ब होगा, या एडजेक्टिव होगा, या प्रीपोजिशन होगा, या कंजक्शन होगा, और या फिर इंटरजेक्शन होगा। जरूरी नहीं कि सभी वाक्यों में ये 8 प्रकार के शब्द पाए जाएं। हो सकता है कुछ वाक्य ऐसे भी हो जिनमें केवल 3 हो, 4 हो, 5 हो। ये जरूरी नहीं कि कोई ऐसा कि सभी वाक्यों में 8 प्रकार के वर्ड हो, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। अगर छोटा सा वाक्य होगा तो हो सकता है उसमें 2 ही 3 हो, और एक बड़ा सा वाक्य होगा 4-5 हो। पर यह जरूरी नहीं कि अगर कोई वाक्य लिखा है तो उसमें 8 के 8 होना
चाहिए। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक बार अच्छा से रिवीजन भी कर लीजिएगा। चलिए, आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। अब मैं थोड़ा सा और बातचीत कर लूं। हाँ, अभी आपको परेशान नहीं होना है, मैं बाद में काफी विस्तार से बताऊंगा कि ये नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। इन सबको मैं काफी विस्तार से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंग्लिश को लेकर तीन चार बहुत ही यूजफुल लाइंस हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से। चलिए देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा अगर जब हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखें तो वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से करनी चाहिए। ये बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, उनमें काफी प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरा मतलब ये है कि जब मैं इंग्लिश का कोई भी वाक्य लिखने जाऊं, जैसे मैं लिखने चल रहा हूं कि दिस इज अ मैन, मैंने लिख दिया ऐसा। ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि जब हम एक वाक्य को शुरू करें तो सबसे पहले ये जो हमारा पहला लेटर होता है ये हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। देखिए ये ऐसी बेसिक सी गलतियां हैं, अगर आप ऐसा करें, अगर आप ये भूल करोगे तो एग्जाम में आपके नंबर काट लेगा और आपको ऐसे वो जज कर लेगा कि आपका इंग्लिश काफी कमजोर है। तो यहां ऐसा नहीं सही होगा, बल्कि यहां हमेशा कौन सा लेटर यूज किया जाएगा? कैपिटल लेटर का। एक चीज और भी है कि जो फुल स्टॉप आप लगाते हैं ये बीच में ना लग के बल्कि कहां लगता है? एकदम यहां लगता है। ठीक है भाई, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर इतना ही नहीं, मैंने आपसे कह दिया कि आप एक शब्द लिखिए मैंगो, और अगर आपने उसको ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको इंग्लिश पे अच्छा खासा पकड़ नहीं है। कभी भी अगर हम कोई वर्ड भी लिखे तो हमेशा हमको ऐसे कैपिटल लेटर से ही शुरू करना चाहिए। ठीक है, समझ चुके इतना? बिल्कुल। तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं। चलिए, तो पहला हमारा लाइन ये था कि अगर हम वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं तो वाक्य का जो पहला लेटर होगा वह हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। चलिए, दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो आई होता है हमारा मैं, जो ये आई होता है और इसका मतलब जो मैं होता है ये हमेशा
कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। चलो फिर से बोल दे रहा हूं, मैंने कहा आई का मतलब मैं, ये हमेशा वाक्य में आपको कहीं भी दिखे तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। अब कुछ लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि जैसे अगर कहीं इट लिखा है तो ये नहीं हमेशा ऐसे होगा, केवल आई, और आई का मतलब वहां पर अगर मैं होगा तो आप उसको हमेशा कौन से लेटर में लिखोगे? कैपिटल लेटर में। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे यूजफुल लाइन बताऊंगा जो देखना आपके फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा, और आपके सारे जो डाउट होंगे आप स्वयं ही उसको क्या कर पाओगे? क्लियर कर पाओगे। तीसरा लाइन है, मैंने ये लिखा, यदि वाक्य में प्रॉपर नाउन आए, घबराएंगे नहीं, मैं सबको सिखाऊंगा। यदि वाक्य में प्रॉपर नाउन आए, प्रॉपर नाउन मैं आगे बताऊंगा। प्रॉपर नाउन का मतलब ऐसा होता है कि एक किसी चीज का ऐसा नाम जो उसके जैसा दुनिया में कोई अन्य ना हो। जैसे मैंने कहा ताजमहल एक ही है, चीन की दीवार एक ही है, या किसी का नाम हो गया महात्मा गांधी जी, वो भी एक ही है। मतलब उनका नाम तो और हो सकता है लेकिन वैसा कैरेक्टर लिए एक ही है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि बात हो रही है यहां पर महात्मा गांधी जी की, तो आप किसी अपने गांव के महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि तुरंत आपके मन में विचार आएगा कि हाँ वही महान पुरुष महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है। तो वही मैं कह रहा हूं, यदि वाक्य में प्रॉपर नाउन आए तो उस शब्द को भी, तो उस शब्द का पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं, पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं। चलो देखिए ध्यान से, मेरा ये कहने का मतलब है कि यदि वाक्य में प्रॉपर नाउन आ जाए, यानी प्रॉपर नाउन मैं आगे वाले वीडियो में समझाऊंगा। मैंने कहा यदि वाक्य में प्रॉपर नाउन आ जाए तो उस प्रॉपर नाउन के शब्द का जो पहला लेटर होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। वो चाहे शब्द वाक्य के शुरुआत में हो, बीच में हो, एंड में हो, कहीं पर भी हो, पर उसका पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। और अगर आई कहीं दिख रहा है, बीच में कहीं भी दिखे, और आई का अर्थ मैं अगर वहां हो रहा है, तो हमेशा आई कौन से लेटर में लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में। और अगर हम इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जब लिखते हैं तो उस वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से ही करनी चाहिए। जैसे अगर मैं कोई पैसेज लिख रहा हूं तो जैसे मैं एक लाइन लिखूं और उसके बाद फुल स्टॉप आ जाए, उसके बाद फिर जो अगला वर्ड होगा वो उस वर्ड का पहला लेटर फिर कैपिटल में ही होना चाहिए। मैंने देखा है, मैं पिछले कई सालों से एकेडमिक के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं, लगभग 85% बच्चों में ये प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। वो फुल स्टॉप लगाने के बाद वो फिर जब वाक्य की शुरुआत करते हैं तो उसका पहला लेटर इस्तेमाल कर देते हैं, और अगर ऐसा एग्जामिनर देख पा रहा है तो आप कितना भी अच्छा लिख के आओगे वो आपका नंबर काट लेगा। तो इसीलिए ध्यान देना है इन बातों का कि अगर वाक्य आप लिख रहे हो तो सबसे पहले उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। फुल स्टॉप लगा दिए हो, फिर वाक्य की शुरुआत कर रहे हो तो फिर उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, फिर फुल स्टॉप आएगा, फिर वाक्य शुरू करोगे, फिर उसका पहला लेटर
कैपिटल में ही होना चाहिए। ठीक है भाई, चले ठीक है, इतना ही रखते हैं। और अभी मैंने जैसा कि कहा था, अभी हम लोग स्पीड भी स्लो रखेंगे और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे। बट जैसे आप लोग मेरी बातों से परिचित हो जाएंगे, उसके बाद मेरा भी स्पीड बढ़ेगा और ऐसा बढ़ेगा कि आप भी आसानी से समझ पाओगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। और जब भी आप रिवीजन करते हो तो सरसरी निगाह से शुरू से लेकर जहां तक आप नोट डाउन किए हो वहां तक देखना चाहिए, और ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5 से 10 मिनट उसको देख लेना है। बस ज्यादा हार्डवर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।